students. In this particular video, we are going to talk about the biotechnological applications in medicine. तो यहाँ हम इंसुलिन की बात करेंगे इस वीडियो में, रेडिएट एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है मेडिसिन के फील्ड में। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशंस है। अब हम मेडिसिन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी थेरेप्यूटिक ड्रग्स बनाई गई हैं जिससे कि ह्यूमन बींग्स को फायदा हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो ड्रग्स बनाई गई है। और उन ड्रग्स को बनाने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया गया है, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया गया है। The recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and effective therapeutic drugs. तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक बहुत बड़ा असर डाला है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ने हेल्थ केयर सेक्टर में, जिससे कि ये पॉसिबल हो पाया है कि लार्ज स्केल पे मास प्रोडक्शन हो सके। मास प्रोडक्शन मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो सके सेफ और इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स का, सेफ और इफेक्टिव दवाइयां बन सके ह्यूमन वेलफेयर के लिए। फर्दर द recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological responses as is common in case of similar products isolated from non-human sources. अब देखिए कि अगर हमें कोई ड्रग बनानी है, ड्रग को बनाने के लिए अगर हम किसी एनिमल का यूज करते हैं, किसी एनिमल से लेते हैं वो ड्रग, तो हो सकता है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर जाके कोई एलर्जी कॉज करे या और कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कॉज करे। तो इसलिए ये तरीका अपनाया गया कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकें। एट प्रेजेंट आज की डेट में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं जो अप्रूव की गई है ह्यूमन यूज के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 12 जो है वो इंडिया में एट प्रेजेंट मार्केटिंग जिसकी हो रही है। So in India 12 of these are presently being marketed. और सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। सबसे पहले इंसुलिन के बारे में आपको बता देते हैं इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी हेल्प से ब्लड का शुगर लेवल कम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होती है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। हार्मोन का नाम है इंसुलिन, और ये इंसुलिन जो है ये शुगर की लेवल को कम कर देता है। ठीक है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में इंसुलिन अगर प्रोड्यूस नहीं होता तो उनको बाहर के किसी सोर्स से, आपने देखा होगा जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो इंजेक्शन, उनको रेगुलर इंटरवल पे इंजेक्शंस लगता है। ठीक है, तो उनको एक्चुअली इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शंस के द्वारा। सो अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं बनता तो उस केस में बाहर से इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले ये होता था कि एनिमल्स को स्लॉटर करके, एनिमल्स को किल करके, सच एज काउज, पिग्स, इनको किल करके तब उनका जो इंसुलिन है वो निकाल के ह्यूमन बींग्स के लिए को वो इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन क्योंकि ये इंसुलिन एनिमल सोर्स से आ रहा है, दूसरे एनिमल से आ रहा है, तो ये एलर्जी कॉज करता था। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकला कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसा इंसुलिन बनाया गया जो कि एलर्जिक ना हो, जो कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जाके असर करे, शुगर लेवल को वो डाउन करे, लेकिन कोई एलर्जी भी कॉज ना करे, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाया गया है। So management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time intervals. मतलब अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो इंसुलिन रेगुलर टाइम इंटरवल पर लेना होता है। What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? अगर डायबिटिक पेशेंट की बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ह्यूमन इंसुलिन नहीं बन रहा है तो फिर क्या किया, उसके अलावा फिर क्या ऑप्शन है, क्या किया जा सकता है उसमें। इस केस में एनिमल्स की बॉडी से इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता है और उसको यूज किया जाता है। Would the insulin isolated from other animals be just as effective as that secreted by human body itself?
एंड वुड इट नॉट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी? अब कहा गया कि इंसुलिन जो हम दूसरे एनिमल से ले रहे हैं, इंसुलिन जो हम अदर एनिमल से ले रहे हैं, क्या वो उतना ही इफेक्टिव है जितना इफेक्टिव ह्यूमन इंसुलिन होता है? और क्या वो कोई इम्यून रिस्पॉन्स कॉज नहीं कर रहा है? क्या वो बॉडी के अंदर कोई एनर्जी कॉज नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि यस, हो सकता है कि वो कोई एलर्जी कॉज करे। ना इमेजिन अ बैक्टीरियम, अब आप सोच के देखो कि अगर किसी बैक्टीरिया, कोई ऐसा बैक्टीरिया अवेलेबल हो जो ह्यूमन इंसुलिन को बना सके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितना सिंपल हो जाएगा। द एंटायर प्रोसेस वुड बिकम सो सिंपल, एंड इस प्रोसेस से हम इंसुलिन को लार्ज स्केल पे मास प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं अगर किसी बैक्टीरिया को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से की हेल्प से अगर हम बैक्टीरिया से या ह्यूमन इंसुलिन अगर ऑब्टेन करते हैं। तो इंसुलिन का एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंसुलिन जो है ये 2 पेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है। पेप्टाइड चेन क्या होती है? अमीनो एसिड की चेन, ठीक है। इसके बीच बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस चेन को हम पेप्टाइड चेन कहते हैं। इसमें इस इंसुलिन के अंदर 2 पेप्टाइड चेन्स होती है, ए चेन और बी चेन। दिस इज द ए चेन एंड दिस इज द बी चेन, और ये आपस में जुड़ी हुई होती है किसकी हेल्प से? डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से। यहाँ आप देख पा रहे हैं एस एस, तो एस एस आपको शो कर रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जो इंसुलिन होता है वो प्रो इंसुलिन फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। आप अच्छा रिकॉल करो, आपने जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ा था कि एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रोड्यूस होता है ये एंजाइम। तो इस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, इस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए HCl इस पे एक्ट करता है, तब जाके ये पेप्सिन बनता है और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कुछ एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिनोजन, कुछ हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसको हम प्रो इंसुलिन कहते हैं, जो इनएक्टिव हार्मोन होता है। तो इनएक्टिव हार्मोन प्रो इंसुलिन फिर मैच्योर होता है। मैच्योर कैसे होता है? उसके अंदर एक एक्स्ट्रा, ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा उसके अंदर पेप्टाइड चेन होती है जिसको सी पेप्टाइड कहते हैं। तो सी पेप्टाइड अगर उससे रिमूव हो जाती है तो ये ए और बी चेन मिलकर ये बनाती है मैच्योर इंसुलिन, और ये है सी पेप्टाइड, जो कि दिस इज द फ्री सी पेप्टाइड, जो कि कट हो जाता है, कट होकर यहां से रिमूव हो जाता है। तो आपको इस डायग्राम की हेल्प से दिखाया गया मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। इस डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। देखिए बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया से हमने यहाँ पे वेक्टर निकाला, ठीक है। दिस इज द प्लाज्मिड, जो कि एक वेक्टर की तरह काम करेगा। उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसको कट किया। कट करने के बाद हमने ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, वो जीन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर इस वेक्टर को वापस हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया ताकि वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया, ये बैक्टीरिया जो है जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया है। अब ये बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा, जैसे जैसे इसका नंबर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो उसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है उसका नंबर भी इंक्रीज होगा। और फिर इस तरह से हम लार्ज स्केल पे बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स होते हैं, उन बायोरिएक्टर्स में हम ह्यूमन इंसुलिन को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। फिर उससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है इंसुलिन है, उसको प्योरीफाई किया जाता है और फिर उसको इंसुलिन को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंसुलिन को फिर इट इज रेडी टू बी मार्केटेड, ठीक है। वो फिर आगे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिर वो रेडी होता है। तो इस तरह से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अब जितने ज्यादा बैक्टीरिया को हम ग्रो करेंगे, जितनी लार्ज क्वांटिटी में हम बैक्टीरिया लेंगे, उतना ही ज्यादा हम इंसुलिन को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं लिया जाता? ओरली मतलब माउथ से क्यों नहीं लिया जाता? थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू डायबिटिक पीपल और नॉट। वाई? क्यों ओरली नहीं दिया जाता? एक्चुअली इंसुलिन जो है वो एक पेप्टाइड है, और अगर हम उसे ओरली अगर लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब जाएगा तो वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देंगे।
और डाइजेस्ट अगर हो गया इंसुलिन तो इसका मतलब वो फंक्शनल नहीं रहा, वो एक्शन नहीं कॉज कर पाएगा, इसीलिए उसको ओरली नहीं दिया जाता बल्कि इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। इंसुलिन जो कि पहले टाइम में इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था कैटल्स और पिग्स को स्लॉटर करके, कैटल्स और पिग्स को किल करके स्लॉटर करके उनकी पैनक्रियाज निकाली जाती थी और उनकी पैनक्रियाज के अंदर से इंसुलिन को निकाला जाता था। लेकिन ये जो इंसुलिन होता था जिसको हम किसी एनिमल से अगर निकाल रहे हैं तो इसकी वजह से कुछ एलर्जीज होती थी, क्योंकि इस बाहर के इंसुलिन को दूसरे एनिमल से आए हुए इंसुलिन को हमारी बॉडी फॉरेन की तरह ट्रीट करती है कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंट है, ये कोई फॉरेन प्रोटीन है। सो इंसुलिन कंटेन्स 2 शॉर्ट पेप्टाइड्स, मैंने आपको बताया अभी। इंसुलिन के अंदर 2 शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं, चेन ए और चेन बी, और किस चीज से जुड़े हुए होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज से। तो यू मस्ट नो कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है चेन ए और चेन बी के बीच में। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रोहार्मोन। इंसुलिन एक प्रोहार्मोन की तरह प्रोड्यूस होता है, जैसे कि प्रो एंजाइम्स होते हैं उसी तरह से प्रो हार्मोन्स होते हैं, और प्रो हार्मोन्स को भी पहले प्रोसेस करना होता है जिससे कि वो फुली मैच्योर हो सके, फुली फंक्शनल हो सके। तो जो प्रो हार्मोन होता है इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन व्हिच कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। तो जो प्रो हार्मोन होता है उसके अंदर, प्रो इंसुलिन के अंदर एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है। अब सी पेप्टाइड जो मैच्योर इंसुलिन में प्रोड्यूस नहीं होता है। सो दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एज इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। जब इंसुलिन का मैच्योरेशन होता है तो सी पेप्टाइड उसमें से अलग हो जाता है। मेन चैलेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। अब यही सबसे बड़ा चैलेंज था। इसको ना कॉन्सेप्ट को इसको आप ऐसे समझो कि ये ह्यूमन बीइंग की एक सेल है जिस सेल के अंदर ह्यूमन जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस ह्यूमन जो सेल है, ह्यूमन बीइंग की जो सेल है, इसके अंदर प्रो इंसुलिन बनता है, ठीक है। प्रो इंसुलिन से फिर वो मैच्योर होके फिर वो इंसुलिन बनता है। सपोज ये डीएनए का ये सेगमेंट है, इससे पहले प्रो इंसुलिन बना और प्रो इंसुलिन मैच्योर होके इंसुलिन बन गया। ये तो नेचुरली ह्यूमन बॉडी में हो रहा है ये प्रोसेस। लेकिन अगर हमें इंसुलिन को आर्टिफिशियली अगर हमें बनाना है, आर्टिफिशियली या फिर हम कहें कि बैक्टीरिया में अगर हमें बनाना है, तो हम उस वाले जीन को हम लेंगे, उस वाले जीन को यहाँ से कट करेंगे जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है। अब इस जीन को हम जब बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो वो तो पूरा का पूरा ही सिंथेसाइज होगा, उसमें तो सी पेप्टाइड चेन भी आ गई थी, ठीक है। ए चेन भी प्रेजेंट होगी, उसमें बी भी होगी, सी, ये तीनों ही चेन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगी क्योंकि हमने पूरा ही जीन यहां से लिया है। वो तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ही तो वो उसकी प्रोसेसिंग हो रही थी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही तो उसमें से सी पेप्टाइड अलग हो रहा था। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें तो ये तीनों चेन्स बनेंगी। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि तो नॉन फंक्शनल जो इंसुलिन बना है बैक्टीरिया की हेल्प से, उसमें से सी पेप्टाइड को कैसे रिमूव किया जाए। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकला, 1983 में जो एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने क्या किया, 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए। कौन कौन से 2 डीएनए सीक्वेंस, कि ये वाला जो डीएनए सीक्वेंस है ये ए पेप्टाइड को बनाएगा और दूसरा वाला जो डीएनए का सीक्वेंस है बी, वो बी पेप्टाइड को बनाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पेप्टाइड जब अलग अलग बन गए, अब इनको ज्वाइन किया डाइसल्फाइड लिंकेज से। तो एली लिली एन अमेरिकन कंपनी prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid to provide insulin chains. अब ये जो दोनों जो चेन्स, दोनों जो डीएनए सीक्वेंसेस है जिससे कि ए और बी पेप्टाइड बन रहा था, इन दोनों को प्लाज्मिड के अंदर डाला गया, ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर, याद रखना ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर डाला गया जिससे कि इंसुलिन बन सके। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, इन दोनों चेन्स को अलग अलग से प्रोड्यूस किया गया, फिर उसको वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया, दोनों को डाइसल्फाइड लिंकेज से कंबाइन किया गया ताकि ह्यूमन इंसुलिन बन सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी जैसे कि नाम
में ही इसका मीनिंग छुपा है कि जीन की थेरेपी, कोई डिफेक्टिव जीन है उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज करके उसको ठीक किया जा रहा है, उस डिफेक्टिव जीन को ठीक किया जा रहा है। तो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको कोई हेरिडिटरी डिसीज है, हेरिडिटरी डिसीज मतलब जो डिजीज बाय बर्थ उसको प्रेजेंट है, किसी डिफेक्टिव क्रोमोसोम की वजह से, डिफेक्टिव एलील की, डिफेक्टिव जीन की वजह से बेसिकली, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। So if a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? तो जीन थेरेपी जो है ये एक ऐसा तरीका है, ये एक इस तरह की थेरेपी है जिससे कि जो डिफेक्टिव जीन है किसी को, जो किसी हेरिडिटरी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको करेक्ट किया जा सके। तो gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect and has been diagnosed in child or embryo। अगर कोई किसी चाइल्ड में या किसी एम्ब्रियो के अंदर ये पता चल जाए कि इसको कोई डिफेक्टिव, इसके अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है, और इसी को हम जीन थेरेपी कहते हैं। और उसको अलग अलग तरीकों से उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो जीन थेरेपी जो है वो कलेक्शन ऑफ मेथड्स है। सो जीन्स को आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज। इस केस में क्या किया जाता है, जीन्स को, जो फंक्शनल जीन्स होते हैं, उनको इंसर्ट किया जाता है किसी इंडिविजुअल की सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर, जिससे कि डिजीज को ट्रीट किया जा सके। Correction of a gene defect involves delivery of a normal gene into an individual or embryo to take over the function and compensate for the non-functional gene। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई नॉन फंक्शनल जीन है जो कि फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट मतलब उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसको करेक्ट किया जा सकता है। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो की गई थी 1990 में, और एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर की गई थी, जिसको कौन सी बीमारी थी, जिसको एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए डेफिशिएंसी क्या होती है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। और इससे होता क्या है, ये एक्चुअली एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, डिफेक्टिव होता है। तो सबसे पहले जो जीन थेरेपी की गई थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल में की गई थी, जिसको एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी थी। इसमें क्या किया गया कि ये जो पहले इसका फंक्शन हम देखते हैं। ये जो एंजाइम है ये क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, और ये डिसऑर्डर होता किस वजह से, डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जो जीन है वो जीन डिफेक्टिव होता है, वो जीन डिफेक्टिव होता है। अगर वो डिफेक्टिव होगा तो एडीए नहीं बनेगा और एडीए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसको क्योर करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया कर दिया जाए, किसी दूसरे इंडिविजुअल की बोन मैरो निकाल के जो डिफेक्टिव जिस इंडिविजुअल के अंदर डिफेक्ट है उसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। दूसरा तरीका है एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या किया जाता है कि जो फंक्शनल एडीए जो है, फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है, उसको पेशेंट के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अप्रोचेस जो है, ये दोनों अप्रोचेस में प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं थी, इनसे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था इस डिजीज को क्योर करने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी की अब यहाँ पे हेल्प ली गई, जिसकी हेल्प से लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर फंक्शनल जीन डाला गया, और वो फंक्शनल जीन जो है वो इंडिविजुअल को वो एक डिफेक्टिव इंडिविजुअल के अंदर जब डाला गया लिम्फोसाइट सेल्स जिसके अंदर फंक्शनल एडीए जीन था, अब उसके अंदर ये जो बीमारी थी इससे बचा जा सकता था। सो
दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि एडीए डेफिशिएंसी जो है इस डिजीज में होता क्या है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है क्योंकि जीन में डिलीशन हो जाती है। किस जीन में? जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाता है। तो ये वाले जो 2 पॉइंट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पहले क्या किया जाता था कि एडीए डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते थे, या तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती थी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या करते थे कि फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को पेशेंट के अंदर इंजेक्शन द्वारा डाला जाता था, लेकिन ये दोनों की दोनों जो अप्रोचेस है ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं थी। So as a first step towards gene therapy, lymphocytes from blood of patient are grown in a culture outside the body. तो अब जीन थेरेपी में क्या किया गया? अब जीन थेरेपी से इस चीज का सॉल्यूशन निकाला गया। लिम्फोसाइट निकाली गई सबसे पहले तो पेशेंट के अंदर से। अब पेशेंट के अंदर से जो लिम्फोसाइट निकाली गई उनको बॉडी के बाहर उनको कल्चर किया गया। उसके अंदर फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज सीडीएनए उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया उन लिम्फोसाइट्स के अंदर, और फिर उनको बाद में पेशेंट के अंदर वापस डाल दिया गया। सपोज ये पेशेंट है, ठीक है, इस पेशेंट के अंदर से पहले हमने लिम्फोसाइट्स निकाली, उन लिम्फोसाइट्स के अंदर फंक्शनल जीन डाला हमने, फंक्शनल वो वाला जीन जो एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाए, और इन सेल्स को, इन लिम्फोसाइट सेल्स को अब पेशेंट के अंदर दोबारा से ट्रांसफर कर दिया गया। तो फंक्शनल एडीए सीडीएनए, इसका मतलब है फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग अ रिट्रो। यहाँ पे ये याद रखना है कि इसके इस वाले प्रोसेस में जीन थेरेपी के अंदर एडीए जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी वाली जो डिजीज है, इसके अंदर कौन सा वेक्टर यूज किया गया? आंसर इज रिट्रोवायरल वेक्टर। तो रिट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से फंक्शनल जीन को इंसर्ट किया गया लिम्फोसाइट्स के अंदर, और इन लिम्फोसाइट्स को फिर वापस पेशेंट के अंदर डाला गया। However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. अब ये जो सेल्स है, इंडिविजुअल किसी पेशेंट के अंदर से जो सेल्स निकाली है हमने, लिम्फोसाइट सेल्स, उसके अंदर हमने फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस करके वापस पेशेंट के अंदर डाला है, तो ये लिम्फोसाइट सेल्स कुछ समय बाद ये तो इनकी तो डेथ हो जाएगी। इमॉर्टल तो है नहीं है, अमर तो है नहीं है, हमेशा रहने वाली तो नहीं है, तो कुछ टाइम तक ये जिंदा रहती हैं सेल्स, एडिनोसिन डीएमिनेज को भी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये इमॉर्टल नहीं है। एक कुछ टाइम बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए पीरियोडिक इन्फ्यूजन किया जाता है, मतलब समय समय पर दोबारा से इन लिम्फोसाइट्स को, इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को पेशेंट के अंदर डाला जाता है। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इज रिक्वायर्ड। हाउएवर, लेकिन अगर हम जीन को आइसोलेट कर लें बोन मैरो सेल्स से, जो कि एडीए बनाता है, और सेल्स के अंदर उसको हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही अगर हम इंसर्ट कर दें, मतलब कि अगर एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हमें अगर पता चल जाए कि एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट है, कौन सा जेनेटिक डिफेक्ट है? एडीए डेफिशिएंसी वाला, तो उस एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही जो उसके बोन मैरो सेल्स से जो जीन है एडीए बनाने वाला, उसको अगर हम निकाल कर सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करके और वो सेल्स हम एम्ब्रियो में डाल दें अर्ली स्टेज में ही, तो ये इस चीज का परमानेंट, ये इस डेफिशिएंसी का ये परमानेंट क्योर हो सकता है। इस डायग्राम की हेल्प से इसको देख लेते हैं जल्दी से। एक पेशेंट है, ये पेशेंट की टी सेल्स निकाली, उनको बॉडी के बाहर उनको कल्चर किया गया। इसके अंदर ये डिफेक्टिव एडीए जीन प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डिफेक्टिव एडीए जीन है। अब ये है फंक्शनल एडीए सीडीएनए, ह्यूमन एडीए सीडीएनए, मतलब ये फंक्शनल जीन है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया टी सेल्स के अंदर। अब टी सेल्स के ये टी सेल का जो जीनोम है उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया,
जो बाहर से हमने फंक्शनल जीन डाला है, और ये इसके अंदर अब करेक्टेड एडीए जीन प्रेजेंट है। अब इसको हम एम्पलीफाई करते हैं, इन लिम्फोसाइट सेल्स को एम्पलीफाई किया जाता है और इसको वापस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। नाउ इन द नेक्स्ट video we are going to talk about the molecular diagnosis. Thank you.